बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान से रवाना हो गए हैं, कहाँ गए हैं इस पे बात करनी है। और बुशरा बीबी साहबा आज जेल से रिहा हो गई हैं, बाकायदा तौर पे अभी अभी उनको अडियाला जेल से ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। और काले भोंड की एक और इमरान नियाज़ी की सहूलतकारी या सहूलतकारी की कोशिश, इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप ख़बरें ज़बरदस्त किस्म की सुने, लेकिन अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। प्यासों को पानी पिलाइए, जो जोड़ों वाला पानी मासूम बच्चे पी रहे हैं। मेरे पास एक बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की स्टोरी है, वो स्टोरी मैं अभी फोड़ना चाहता था, लेकिन अब इस वीडियो के बाद अब ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ गई हैं इन पे बात करना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी था और पहले था, क्योंकि फिर ये आउटडेटेड हो जाती हैं। लेकिन वो जो स्टोरी है, मैं कहता हूँ छक्के छुड़ा देने वाली एक्सक्लूसिव स्टोरी है। आपके गुमान में भी नहीं होगा वो कौन सी स्टोरी है। ये मैं अगली वीडियो में इसके फ़ौरन बाद यूँ समझ लीजिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी ये बता रहा हूँ कि बुशरा बीबी साहबा को जेल से ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। अच्छा, अब उनके सामने कौन कौन आते हैं? बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं, हमारे दोस्त हसन अयूब साहब, अल मारूफ रावी भी कह रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि जनाब का डील हुई है। मैंने उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया था आपको, उससे पहले मेरी वीडियो गवाह है और वीडियो मौजूद है, आप वीडियो की टाइमिंग देख सकते हैं। मैंने हसन भाई से भी पहले बताया था, मैंने कहा अब होगा मुकाबला अलीमा ख़ान साहबा और बुशरा बीबी साहबा में, पिंकी पीरनी और अलीमा ख़ान में पार्टी कौन चलाएगा। इसी तरह की डील है ना। अब वो आएगा तो वो पार्टी संभालेगी। अब देखते हैं और देखेंगे तमाशा। ये मेरे अल्फाज थे, बहुत सारे लोग बैठ के तमाशा देखेंगे कि किस तरीके से पिंकी पीरनी और अलीमा ख़ान की लड़ाई होती है। सबसे पहले इस फ़कीर हकीर बंदे ने, आपको पता है कि आपके भाई ने ये स्टोरी ब्रेक की थी और मुझे स्टोरी बताई थी, मैं मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ। जनरल फैज़ हमीद साहब के पक्के बंदे ने, ठीक हो गया, उन्होंने कहा था कि नकवी साहब ये प्लांटेड है, ये हमारी प्लांटेड है और इसको हमने ही तो प्लांट किया। और वो जब बनी गाला की गली नंबर 2 में जो घर किराए पर लिया गया था, अभी इमरान खान वज़ीर आज़म भी नहीं बना था, और यहाँ पे वहाँ उस घर की यात्रा किया करते थे इमरान खान जी, ठीक है ना। थी उस वक्त से और ये सारा कुछ जो सिलसिला हुआ ये प्लांटेड थी। किन की प्लांटेड थी? अब दोबारा कोई डील शील हुई है, अब उसमें देखते हैं क्या होता है। मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस इज़्ज़त माब मंसूर अली शाह साहब आज फैमिली समेत उम्रे पर रवाना हो रहे हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्रा कबूल फरमाए। कहते हैं जनाब कि कल जो फुल कोर्ट रेफरेंस है उन्होंने उसमें भी शिरकत नहीं करनी। जो हल्फ बर्दारी है नए चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की परसों गालिबन, उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं करनी, ठीक है ना। और फिर ख़त भी लिखने हैं चीफ़ जस्टिस को, और साथ ही हर एक केस में केस सुनते हुए रिमार्क्स में टोकें और तंज़ भी करना है, ठीक है ना। टोक भी मारनी है, तंज़ भी करना है, तंज़िया रिमार्क्स भी देने हैं, वो भी उन्होंने फ़र्ज समझा हुआ है। और साथ ये भी कहना है कि जी वो जो खसूसी बेंच बनेगा ना उसमें भी नहीं बैठूँगा, क्योंकि वो फिर मैंने कहा था कि जब तक फुल कोर्ट के सामने नहीं लगता तो उसमें वो नहीं बैठेंगे। अब वो कितने तक पता नहीं बैठेंगे। क़य्यूम सदीकी साहब के मुताबिक, ज़ाहिर है आपको पता है बहुत ही कोहना मश्क सहाफ़ी और ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं क़य्यूम सहाफ़ी साहब, सॉरी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। क़य्यूम सिद्दीकी साहब कहते हैं कि एक अदालती साल में 60 से ज़ायद छुट्टियाँ, 5 गैर मुल्की दौरे जिनमें से 3 अमेरिका के, और अब उम्रा। माशाअल्लाह, आप भी माशाअल्लाह कह दें। ये हैं माशाअल्लाह हमारे जजेस। तनख्वाह कितनी ले रहे हैं? 15-15 लाख, 14-14 लाख, 15-15 लाख, 13-13 लाख, ये तनख्वाहें हैं। इंडिया के चीफ जस्टिस की तनख्वाह अभी निकालें गूगल करके, और फिर अपने जजों की भी, और फिर अयाशियाँ देखें। उन्होंने कहा ये 2-2 महीने छुट्टियाँ करनी है, 2.5-2.5 महीने छुट्टियाँ करनी है साल में। सैटरडे संडे वैसे ऑफ होता है,
یہ آپ اگر سارا ملائیں تو تقریباً 4 مہینے تو چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اور بیچ میں آیا 9-10 بجے، پتہ نہیں کہ 11 بجے، اور چلا گیا 2-2:30 بجے۔ یہ ٹوٹل ڈیوٹی ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس میں بیٹھوں گا، اس میں نہیں بیٹھوں گا۔ اس طریقے سے نخرے تو جرنیلوں کے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور سب کو معلوم ہے، کہ وہ جس کو جدھر پھینک دیں، جس کو جدھر وہاں ٹرانسفر کر دیں، آرمی چیف صاحب وہ وزیرستان جاؤ جی، کسی کی جرت نہیں ہے کہ آگے یہ کہ جی میں تو نہیں جاتا۔ کہیں پر پوسٹنگ ہوئی اور اس نے انکار کر دیا ہو، کوئی بریگیڈیئر ہو، کوئی میجر جنرل ہو، کوئی لیفٹننٹ جنرل ہو، کور کمانڈر جناب یہاں سے یہاں ٹرانسفر ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ کو یاد ہے جنرل فیض نے عمران خان کے ساتھ مل کے یہ کیا تھا، تو ان کا حشر کیا ہو گیا تھا؟ پھر پہلے پشاور پھینکا، وہاں نہیں باز آیا تو پھر بھاولپور پھینک دیا، وہاں آپ کو سارا پتہ۔ اس طرح سے تو جرنیل نہیں کر رہے، وہ بھی اس بھائی جب تنخواہ لینی ہے، اگر آپ اس چیزوں کو اسٹڈی کریں تو آپ گورنمنٹ سرونٹ کی تعریف دیکھیں، یہ جج بھی گورنمنٹ سرونٹ میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نوکر کی تنخرہ کی، یعنی یہ سرکار کا، ریاست کا نوکر ہوتا ہے۔ اور آپ نخرے دیکھیں، آپ لاڈ دیکھیں، آپ اس طریقے سے دیکھیں جناب میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا، لیکن تنخواہ میں نے پوری لینی ہے۔ کل جیسے حامد خان صاحب فرما رہے تھے کہ اور سینٹ کے فلور پہ آپ اندازہ تو کریں، اس ایوان کو یا پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کہنا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن میں ادھر ہی کھڑا رہوں گا، اسی بے شرمی سے اس میں حصہ بھی لوں گا، اسی بے شرمی سے تنخواہ بھی لوں گا، لیکن اس کو پارلیمنٹ نہیں کہوں گا۔ بھائی آپ نے جب پارلیمنٹ اس کو ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد میں روزانہ صحافت پہ لانتے بھیجوں، میں روزانہ یوٹیوب پر تنقید کروں، اور اسی یوٹیوب پہ بیٹھ کے میں پروگرام کروں، کماؤں بھی اسی سے، اور پھر کوئی شرم ہوتی ہے یار، کوئی حیا ہوتی ہے؟ مطلب حالت یہ رہ گئی ہے۔ آج خط بھی لکھا ہے، اس خط میں بڑی اخلاقیات اور بڑا اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے یہ 2 دن پہلے لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو، اور اب آپ اندازہ تو کیجئے، میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو جاننے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی جس طریقے سے دیکھیں، جس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب نے وزٹ کیے ہیں امریکہ کے، وہاں کوئی سیمینار سے خطاب نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، تو بہت سارے لوگ تو بہت سارے ڈاؤٹ کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کچھ تو ہے نا، ٹھیک ہے نا، میں تو ڈاؤٹ نہیں کر رہا، کیونکہ میرے پاس جب ثبوت نہ ہو تو میں تب تک ڈاؤٹ نہیں کرتا، لیکن جو کر رہے ہیں لوگ اور کورٹ رپورٹرز ڈاؤٹ کر رہے ہیں، تو وہ کچھ تو وزن ہوگا پھر شاید اس طرح کے معاملات میں۔ یہ آج امریکہ نے 62 سے زیادہ، 62 تقریباً 61-62 لوگوں نے، کانگریس مین نے، جن میں وہ بریڈ مین، اپنا وہ کیا نام ہے، بریڈ مین ہے یا کیا ان کا نام ہے، جو اسرائیل کی بھی حمایت ہر وقت کرتا رہتا ہے، وہ سینیٹر بھی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا، انہوں نے کوئی 62 لوگوں نے ایک خط لکھا ہے جو بائیڈن کو، کہ جی عمران ہمارا بندہ ہے، وہاں اس سے ملاقات بھی کی جائے، اس کی رہائی کے لیے کوششیں کی جائیں۔ وہ جی وہ الیکشن بڑا گڑبڑ ہوا ہے وہاں پہ ملٹری رول ہے، وہاں پہ وہ تڑپنا شروع ہو گئے۔ میں دیکھ رہا تھا 2 دن پہلے خط لکھا شہباز شریف نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے لیے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو، اور اس میں کیونکہ ظاہر ہے وہ اس قوم کی بیٹی ہے، وہ پاکستان کی بیٹی ہے، وہ ہماری بندی ہے، اس وجہ سے خط لکھا پرائم منسٹر نے۔ اور جو ان کا بندہ ہے یہاں پر، وہ خط لکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب اسرائیل بھی لکھ رہا ہے، امریکہ بھی لکھ رہا ہے، اسرائیلی اخبار بھی لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہماری مدد کرتا ہے، یہ اسرائیل کو تسلیم کرانے میں بھی ہماری مدد، صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں بلکہ اور سیاستدان اور ان کی ملٹری تو نہیں چاہتی، لیکن عمران خان یہ کر کے دکھا سکتا ہے، اور وہ دوسرے اسلامی ممالک کو بھی قائل کر سکتا ہے، اور کرنے کی کوششیں بھی اس نے کی ہیں۔ یہ اسرائیلی اخبار لکھ رہے ہیں، ادھر سے کبھی برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز میں بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، کبھی امریکہ کی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں ایک قرارداد آ جاتی ہے، کبھی امریکی سینیٹرز 62 سینیٹرز وہ خط لکھ دیتے ہیں، کبھی 26 سینیٹرز ان کے وزیر خارجہ کو لکھ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کن کا بندہ ہے؟ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کن کا بندہ ہے؟
हद हो गई है यार। काले भोंड की फिर से एक सहूलतकारी आई है, और सहूलतकारी ये है, उन्होंने कहा है जस्टिस सरदार इसहाक खान साहब, उन्होंने कहा 3 बजे तक पेश करो अदालत में, और पेश कोई नहीं कर रहा। मुलाकात करवाई जा रही है, सुना है उनके वकीलों की, इमरान खान की, लेकिन उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं कर, पेश अदालत के हुक्म पर पेश ना करना क्या मसला है? आखिर आपका क्या इससे क्या तोक बनती है कि आप अदालत आर्डर करें? पेश करना चाहिए। वो एक कन्विक्ट हैं, मुजरिम हैं, कोई और केसेस में मुलजिम हैं, तो पेश करना चाहिए। ये अभी 2-3 दिन पहले की बात है, इन्होंने कहा कि भाई ये तरमीम जो हो रही है ना, इस पर करनी है हिमायत या नहीं करनी, हम खुद से तो फैसला कर नहीं सकते, हमारी अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। मौलाना साहब ने कहा, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो कोशिश की, उनको कहा हुकूमत को कि जी हम इनकी मुलाकात करवा दें। फिर वो गए मुलाकात करने के लिए, भाई 2 बंदे गए, उन्होंने कहा 2 नहीं अब ये 3-4 और भी हो गए। खैर से माशाअल्लाह आधा दर्जन लोग चल पड़े। चलो उन्होंने कहा अच्छा यार वो जाते जो हैं, तो सब वहाँ गए, बाहर आए, किसी एक बंदे ने एक लफ्ज़ सुना तरमीम के बारे में, किसी ने सुना भाई तरमीम, ये तरमीम करा रहे हैं तो ये सूरत हाल है, और ये तरमीम उनने ये बात की, और तरमीम के बारे में हमें कोई इंस्ट्रक्शंस दी या नहीं। जैसे ही बाहर आए, खान साहब का सेल बड़ा तंग है, उसने कहा मेरा खाना बड़ा ख़राब है, उसने कहा मेरी टीवी खींच ली गई, उसने कहा मेरा अखबार बंद हो गई है, उसने कहा जनाब लाइटें बंद हो गई हैं। खान साहब ने कहा मुझे एक्सरसाइज नहीं, और साथ ये भी कह दिया कि ओ जी खान साहब कहता है 100 साल भी रहना पड़ा तो जेल में रहूं। कोई तरमीम का एक लफ्ज़ बोला, उल्टा आगे की प्लानिंग की कि अच्छा अगर इस मुशावरत जारी रहनी चाहिए, अगली दफ़ा अली अमीन फ़लाँ 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 को भी साथ बुलाऊंगा, ठीक है ना। उन्होंने कहा भाई इसी तरह से चूना लगाए रखो, 2-3 मुलाकातें और भी कर लो, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब मसला ये है कि करते क्या हैं भाई, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुलाएगी ना, मीडिया वाले आ जाएंगे, यूथी आ जाएंगे, यूट्यूबर्स आ जाएंगे, वो कहेंगे वाह 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 माशाल्लाह, शाम को व्लॉग्स हो जाएंगे, वो जी क्या बात है मुर्शिद का दीदार कर लो, वो जी क्या बात है 100 साल भी उन्होंने कहा है, डट के खड़ा है कप्तान, ये है वो, ये तमाशे करने हैं। ये कल्ट है भाई। आप कल्ट को आम कानून से डील कर ही नहीं सकते। ये फतेहुल्लाह गोलन जैसी तहरीक है, जैसे मैंने नहीं कहा, एहसन इकबाल साहब हुकूमत वजीर ने कहा कि ये फतेहुल्लाह गोलन की तहरीक है, जैसे तुर्की में, उसमें जर्नैल भी बीच में शामिल थे, उसमें जजेस भी शामिल थे, उसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल थे, उसमें टीचर्स भी शामिल थे, उसमें फलां चीज़ भी, ये पेनिट्रेट कर चुके हैं इदारों में। यहाँ ये ट्रक देते हैं पूरे पूरे करोड़ों अरबों रुपए जजों को। मैं नहीं कह रहा, खुद फवाद चौधरी की वीडियो नहीं है, ऑडियो नहीं है, उसने क्या कहा था, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी से कहें कि आपके लिए पूरा ट्रक खड़ा है, नहीं कहा था। ये आप मुझे ये बताएं, ये अभी असम्बली के फ्लोर पे भी ये बातें हुई, वज़ीर दिफा ने, बाकी लोगों ने भी की। एक जज हो जस्टिस एजाजुल एहसन, उसको पता हो कि यार मैंने ये अभी चीफ जस्टिस बन जाना है, मैं थोड़ा सा अरसा रहता है, जैसे ही कादी फायदीसा जाएंगे तो मेरा नंबर है, मैंने चीफ जस्टिस बनना है, वो चुप करके रिज़ाइन करके चला गया। कुछ तो दाल में काला था, या वैसे ही किसी की मोहब्बत में चला गया, वैसे ही चला गया, ये क्या सूरत। तो ये वो फतेहुल्लाह गोलन की तहरीक है भाई, ये वो तहरीक है कि जिस तहरीक में जिस तरह से कल्ट है, कल्ट, आप कल्ट का, आप दहशतगर्दी का थ्रू आउट द वर्ल्ड देख लें, इंडिया को देख लें, स्टडी करें, अमेरिका को देख लें, बरतानिया को देख लें, बाकी मुल्कों को देख लें, पाकिस्तान तो दहशतगर्दी में लिपटा हुआ है, ठीक है ना, वो तो लिथड़ा हुआ है दहशतगर्दों में और दहशतगर्दी में। वो लोग, वो मुल्क जहां इस ग्राफ की दहशतगर्दी नहीं थी, उन्होंने भी कोई किस नाम से तो कोई किस नाम से अपने स्पेशल लॉज बनाए, क्योंकि दहशतगर्दों से डील करने के लिए आम ला नहीं होता मेरे भाई। चाहे वो मजहबी दहशतगर्द हो, चाहे वो हार्ड कोर दहशतगर्द हो, गैर मुल्की एजेंट्स हों, चाहे वो ये सियासी दहशतगर्द हों, इनका आम ला से आप डील कर ही नहीं सकते। आप डील नहीं कर सकते इनको आम ला से, इनको कानून से। आप कैंसर का इलाज पेन किलर से शुरू कर दें, आपसे तो फिर बड़ा बेवकूफ़ को होगा नहीं।
अगर कैंसर का कोई इलाज पेन किलर से, पैनाडॉल से शुरू कर दे, ये इज इट पॉसिबल? नहीं। वो कैंसर फैल जाता है, वो तो बहुत सारे आज़ा काट, कोई चाहेगा कि खुदा न खास्ता मेरा बाजू, मेरा पैर, मेरी टांग ये कट जाए, कोई चाहेगा? लेकिन लोग कटवाते हैं, उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं यार इधर से आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि अब ये उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि आगे ना बढ़ जाए। छाती का कैंसर होता है, पूरी छाती कट जाती है खुदा न खास्ता। अब आप अंदाज़ा कीजिए, अल्लाह माफ़ करे, कितनी ये यूं समझ लें कि दर्दनाक, अजियतनाक किस्म की का इलाज है। किस तरीके से बाल झड़ जाते हैं लोगों के, कि किसी तरीके से अल्टीमेटली आखिरी हद तक किसी तरह से जान बच जाए किसी तरीके से, जब तक ज़िंदगी है अल्लाह ने दी हुई है, जान बच जाए, उस तरीके से हम वो ना हों। कैंसर का इलाज आप आम पेन किलर से नहीं, उसके लिए सर्जरी करना पड़ेगी, उसके लिए बहुत कुछ और करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है ये कैंसर है, कैंसर ये वो आम लोग हैं ही नहीं, ये मुल्क का कैंसर है, और इन्होंने मुल्क में कैंसर फैला दिया हुआ है। तो अब इलाज हो रहा है। अब ये तरमीम जो नहीं हो रही थी, बहुत सारे लोग अब तो कह रहे हैं, जिसको जनरल नदीम अंजुम ने रोका हुआ था, जनरल आसिम मलिक साहब ने आके 15 से 20 दिन में गेम पलटा दी। और जिसको जब वो पहली दफ़ा अटैम्प्ट की और नाकाम हुई, तो जनरल नदीम अंजुम ने अपनी सहूलत कारी की, और उसके बाद जनरल आसिम मलिक साहब जब आए, उन्होंने फिर अगले 15-20 दिनों में पूरी गेम ही पलटा दी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं माफ़ कीजिएगा, जब तक सहूलतकारों का इलाज नहीं होगा तब तक भूल जाएं सारी कुछ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह एक ऐसी बम्बास्टिक स्टोरी आ रही है, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।